हो रहा है ये हरामी साले। उन्हें पहले ही पकड़ लिया गया है, किसी को ले जाया गया है। रूस में अब बड़े पैमाने पर जबरन भर्ती शुरू हो गई है। इंटरनेट पर ऐसे वीडियो और तस्वीरें बार बार सामने आ रही हैं जिनमें सैन्य भर्ती कार्यालयों की छापेमारी और पुरुषों को सड़कों व घरों से पकड़कर मिनी बस में युद्ध के लिए भेजते दिखाया गया है। व्लादिमीर पुतिन ने मॉस्को पर हुए बड़े हमले को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। हालांकि क्रेमलिन ने वायु रक्षा प्रणाली की शानदार कामयाबी का खूब बखान किया। इसी दौरान यूक्रेनी ड्रोन इस वक्त फिर से मॉस्को पर हमला कर रहे हैं। रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने के लिए कूटनीति की अपील की, लेकिन साथ ही यूक्रेन के शांतिपूर्ण शहरों पर हमलों की संख्या बढ़ाने की धमकी दी और यूरोप तथा यूक्रेन को परमाणु हमले की चेतावनी दी अगर मॉस्को पर हमला जारी रहा। इसी दौरान यूक्रेन और अमेरिका रूसियों के साथ मौजूदा मोर्चे की रेखा पर युद्ध को वहीं स्थिर करने के लिए गुप्त वार्ता कर रहे हैं, जबकि यूरोपीय देशों ने रूसियों के सामने खुले तौर पर अल्टीमेटम रखा है कि युद्ध कैसे समाप्त होना चाहिए। और अब इस बारे में रूसी अधिकारी भी बात करने लगे हैं। मेरा नाम अलेक्सेई पेचिये है। इन मुद्दों पर हम इस एपिसोड में चर्चा करेंगे। चलिए आज की सबसे बड़ी खबर से शुरू करते हैं। रूस में जबरन लामबंदी शुरू हो गई है। रूसी संघ के पेंजा क्षेत्र में भर्ती कार्यालयों के कर्मचारी छापेमारी कर रहे हैं। पुरुषों को पकड़कर बसों में भरकर जबरन भर्ती कार्यालयों में ले जाकर रक्षा मंत्रालय के अनुबंध पर हस्ताक्षर करवा रहे हैं। पेंजा में 18 जून से भर्ती अधिकारियों ने बड़े पैमाने पर छापे शुरू किए हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार सड़कों पर छापेमारी, रास्ते बंद और गश्ती दल पूरे शहर में पुरुषों को बिना जांच या दस्तावेज के पकड़ रहे हैं। यहां तक कि बाग बगीचों वाले इलाकों में भी जा रहे हैं। कामेका में एक बस में करीब 100 लोगों को ठूंस दिया गया और स्थानीय निवासियों की रिपोर्टों के अनुसार छापेमारी कुज्नेत्स्क शहर में भी की गई थी। पुरुषों को सड़कों से पकड़कर गाड़ियों में बैठाकर अनुबंध पर हस्ताक्षर करवाए जा रहे हैं। इसके लिए गाड़ियों और शहर की बसें भी रोकी जा रही हैं। फिर से ये स्थानीय चैट से लिया गया उद्धरण है। सभी को पकड़कर गाड़ियां व पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोक रहे हैं। पुरुषों से अनुबंध साइन करवाने ले जा रहे हैं। पूरे शहर में छापे हो रहे हैं। गुरुवार को याद दिला दूं, पेंजा में बहुत सारे सैनिक देखे गए थे और बाद में इंटरनेट पर एक वीडियो आया जिसमें महिलाओं का एक समूह उन पुरुषों को छुड़ाने की कोशिश कर रहा है जिन्हें मिनी बस में बैठाया गया था। पता चला है कि ये वीडियो पेंजा शहर के अक्टूबर और रेलवे जिलों के सैन्य भर्ती कार्यालय में शूट किया गया था। बताइए, किसी बीमार व्यक्ति के लिए एम्बुलेंस क्यों नहीं बुलाते? बताइए बताइए, मदद क्यों नहीं बुलाते? बताइए, एम्बुलेंस क्यों नहीं बुलाते? जिससे तबीयत खराब है, बताइए क्यों? मदद नहीं। लेशा, सब ठीक होगा। मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रही हूँ, मुझे पता है। लेश्का, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। जिसे दोस्तों दोस्तों बताओ तो सही, सभी ने स्वेच्छा से अनुबंध पर साइन किया। आपको मजबूर किया गया था? क्या आपको मजबूर किया गया था या मारा पीटा गया था या सब स्वेच्छा से किया? बस भगवान से प्रार्थना करो, रोने की जरूरत नहीं है। बस छोड़ना मत। दरवाजा बंद करो। क्या 5 मिनट नहीं दे सकते? काफी हो गया था। इंसानियत से किया जा सकता था, इंसानियत से पकड़ सकते थे। आप उन्हें पीटते हैं। हमें पता है कि आपने ये सब खत्म कर दिया है, तो फिर आप किस तरह बेहतर हैं? आप स्वीकार करते हैं, भले ही आप इसे न माने। आप तो कर भी नहीं सकते। इंसानियत से 5 मिनट भी नहीं दे सकते। आप चुप रहो तुम। हम सब कुछ दे रहे हैं, चलो देखते हैं वो लोग वहाँ कैसे हैं। दोस्तों चलो जवाब दो। आप जानते हैं कि पीछे वाले ने नहीं दिया। सबटाइटल्स हाथ हटाओ। सबटाइटल्स बनाए थे अलविदा, डिमैटो और जोक अलविदा। आपको अभी पुलिस बुलानी चाहिए। सबटाइटल्स बनाए थे डिमैटो और जोक। सबटाइटल्स बनाए थे डिमैट और जोक। सबटाइटल्स बनाए थे डिमैट और जोक। सबटाइटल्स बनाए थे डिमैट और जोक।
अब स्थानीय लोगों का आरोप है कि पेंजा सैन्य कार्यालय लामबंदी के लक्ष्य तय कर दिए हैं और पकड़े गए पुरुषों को रक्षा मंत्रालय के साथ कथित रूप से स्वैच्छिक अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर कर रहा है। स्थानीयों के मुताबिक सिटी स्पुतनिक के माइक्रो डिस्ट्रिक्ट में पुलिसकर्मी घर घर जाकर पुरुषों को घरों से खींचकर बाहर निकालते हैं और लामबंदी के लिए ले जाते हैं। साथ ही यातायात पुलिस की गाड़ियां और कई मिनी बस पेंजा शहर के केंद्र में सोव्रेमेनिक सिनेमा के पास देखी गईं। वे सड़क बंद कर गाड़ियों को रोकते हैं और सिर्फ पुरुषों को पकड़कर ले जाते हैं। अब सोशल मीडिया पर पेंजा के लोग पूछ रहे हैं, भागें तो कहां और कैसे जब सड़कें पहले ही बंद हैं। और ये तो सिर्फ पहला शहर है। इसी तरह की छापेमारी की खबरें रूस के दूसरे शहरों से भी आ रही हैं। मुझे पूरा यकीन है कि आने वाले दिनों में हम सोशल मीडिया पर रूस में सामूहिक जबरन लामबंदी के और भी ज्यादा वीडियो देखेंगे। क्रेमलिन का ये व्यवहार घबराहट में किया गया लगता है। व्लादिमीर पुतिन जितने संभव हो उतने मर्दों को जंग में भेज रहा है, इससे पहले कि खुद उसे ही समेट दिया जाए। अभी इसी वक्त जब ये एपिसोड रिकॉर्ड किया जा रहा है, रूस में फिर से 300 से ज्यादा यूक्रेनी ड्रोन उड़ रहे हैं और एपिसोड रिकॉर्ड करते समय ये भी पता चल चुका है कि उनमें से कुछ ने फिर से मॉस्को की सुरक्षा घेरा तोड़ दिया है। लेकिन रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एक दिन से भी ज्यादा समय से सार्वजनिक रूप से चुप्पी साधे हुए हैं। युद्ध शुरू होने के बाद से अब तक के सबसे बड़े ड्रोन हमले को, जो मॉस्को और उसके आसपास हुआ है, नजरअंदाज कर रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जैसा कि अब रूसी मीडिया रिपोर्ट कर रही है, 17 लोग घायल हुए, एक बच्चा मारा गया, एक ड्रोन रिहायशी इमारत में घुस गया, राजधानी में 2 शॉपिंग मॉल में आग लग गई और कपोतनिया में एक ऑयल रिफाइनरी में विस्फोट हुआ। और कल हम सभी ने देखा कि कैसे रूसी वायु रक्षा प्रणाली ने बस ड्रोन को मार गिराया। लेकिन अहम यह है कि वो उन्हें हवा में पूरी तरह मार नहीं गिराती, बल्कि उन्हें नुकसान पहुंचाती है और वे रिहायशी इमारतों, मॉल आदि पर गिर जाते हैं। ये सब दस्तावेजों में दर्ज है। ये साफ दिखता है कि यूक्रेनी ड्रोन उड़ रहा है और रूसी वायु रक्षा मिसाइल उसे मारती है। लेकिन ड्रोन हवा में नहीं फटता, वो बस अपनी दिशा बदलता है और रिहायशी इमारतों, शॉपिंग मॉल, सड़कों आदि पर गिर जाता है। जारी है। वो कहाँ उड़ गया? आगे जारी रहेगा, जारी रहेगा, जारी है। जारी है। हमले के दिन जब मॉस्को के ऊपर आसमान काले धुएं से ढक गया था और क्षेत्र में तेल की बारिश हुई थी, व्लादिमीर पुतिन ने कजान में OSCE शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। अपने भाषण में उन्होंने बहुध्रुवीय दुनिया के निर्माण, राष्ट्रीय मुद्राओं में व्यापार आदि के बारे में बात की और इस फोरम में बहुत ज्यादा हंसे भी। और इसके बाद भी व्लादिमीर पुतिन की तरफ से इस हमले पर कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया नहीं आई। उन्होंने चुप रहने का फैसला किया और सभी रूसियों को बताया कि कुछ नहीं हुआ। 18 जून को यूक्रेनी हमलों ने मॉस्को की रूसी वायु रक्षा की कमजोरियां उजागर की और तथाकथित रूसी सैन्य संवाददाताओं ने हमलों के बाद खुलेआम सेंसरशिप और रूसी अधिकारियों की युद्ध के परिणामों से जनता को बचाने में असमर्थता की आलोचना शुरू कर दी। जैसा कि युद्ध अध्ययन संस्थान लिखता है, एक रूसी युद्ध समर्थक सैन्य ब्लॉगर ने अपनी पोस्ट में, जिसे बाद में किसी कारणवश हटा दिया गया, कहा कि यूक्रेनी सेना ने मॉस्को की अत्यधिक प्रभावी वायु रक्षा प्रणालियों के बावजूद महत्वपूर्ण नुकसान पहुंचाने में सफलता पाई। और उन्होंने ये भी जोर देकर कहा कि यूक्रेन इस समय युद्ध को रूसी संघ के इलाकों में सीमावर्ती क्षेत्रों से बहुत दूर ले जा रहा है। इसलिए वो देश में अहम ठिकानों की वायु रक्षा मजबूत करने की बात करता है। लेकिन अगर ये प्रणालियां अब काफी नहीं हैं तो क्या किया जाए?
एक अन्य तथाकथित रूसी युद्ध समर्थक सैन्य ब्लॉगर ने रूसी मीडिया की आलोचना की कि वे अपनी रिपोर्टों में इन हमलों के महत्व को काफी कम करके दिखा रहे हैं। उनके मुताबिक जनता से कटे लोग सरकारी मीडिया चला रहे हैं और झूठी हकीकत बना दी है कि सब कुछ ठीक है। उन्होंने मीडिया से सही खबरें दिखाने को कहा, जबकि असल में सब ठीक नहीं है। एक और तथाकथित जेड युद्ध समर्थक सैन्य ब्लॉगर ने जोड़ा। उन्होंने कहा कि रूस को अपना दृष्टिकोण बदलने की जरूरत है, वरना आधिकारिक रिपोर्टें हकीकत से और भी ज्यादा कट जाएंगी जितनी अभी हैं। उन्होंने एक बार फिर सरकारी मीडिया की आलोचना की जो तथाकथित विशेष सैन्य अभियान की ऐसी रिपोर्टिंग कर रही है जो हकीकत से बहुत दूर है, मानो वो सिर्फ यूक्रेन को प्रभावित कर रहा हो, रूस को नहीं। साथ ही युद्ध क्षेत्र में यूक्रेनियों की आवाजाही की खबरों को फर्जी बताकर खारिज किया गया। वो कहते हैं, दोस्तों ये युद्ध अब बहुत पहले से रूस में है, ये यूक्रेन में नहीं है, ये अब रूस में है। इसके अलावा रूसी सेना की कथित निरंतर रोजाना प्रगति के बारे में झूठ बोलना बंद करो। और अब रूसी युद्ध संवाददाता ने बताया कि अब रूसी लोग खुद अपनी आंखों से देख सकते हैं कि प्रचारकों के ये दावे कि सब कुछ ठीक चल रहा है हकीकत से मेल नहीं खाते। वैसे रूस में, मैं दोहराता हूं, एक भी टीवी चैनल ने इसका प्रसारण या प्रदर्शन नहीं किया। मॉस्को पर हमले पर किसी भी चैनल ने अलग रिपोर्ट नहीं दिखाई, कोई भी नहीं। सभी चुप हो गए और दिखाया जैसे कुछ नहीं हुआ। इसके बजाय उन्होंने उन मॉस्कोवासियों को सजा देने पर ध्यान दिया जो हमलों और उनके परिणामों के वीडियो इंटरनेट पर डाल रहे थे। अब वे मॉस्कोवासियों को पकड़कर पुलिस वैन में भरकर हिरासत केंद्र ले जा रहे हैं, जैसे ये मना था। और इसी बीच क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव गर्व से उन्होंने कहा कि चाहे कुछ भी हो, चाहे मॉस्को की ये सारी तस्वीरें हों, रूसी वायु रक्षा प्रणाली शानदार नतीजे दिखा रही है। और इसी दौरान 19 जून को दिन में ऐसे दृश्य सामने आए जब यूक्रेनी ड्रोन लगातार दूसरे दिन मॉस्को पर फिर से हमला कर रहे हैं। स्थानीय प्रशासन नियमित रूप से रूसी संघ की राजधानी के ऊपर आसमान में वायु रक्षा प्रणाली की कार्रवाई की जानकारी देता रहता है। और अब पर्यवेक्षक व्यंग करते हैं कि मॉस्को की अब स्थिरता का मतलब है आसमान में ड्रोन की मौजूदगी, क्योंकि रूसियों और मॉस्कोवासियों ने व्लादिमीर पुतिन को चुना, जिसने जो युद्ध को उनके घरों तक ले आया। लेकिन रूसियों का ध्यान मॉस्को पर हमलों और लामबंदी के मुद्दे से हटाने के लिए क्रेमलिन ने एक बार फिर यूक्रेन और यूरोप को धमकी देने का फैसला किया। हाँ, हमारे पास समस्याएं हैं, लेकिन हम फिर से परमाणु हमले का मुद्दा उठाएंगे। और सभी मॉस्कोवासी फिर से गर्व के उन्माद में ऐसे चिल्लाएंगे कि अब हम तुम्हें दिखा देंगे, अब हम मॉस्को का बदला लेंगे। अब हम एपिसोड के दूसरे हिस्से में यूक्रेन के खिलाफ रूस के युद्ध को खत्म करने पर बातचीत की संभावनाओं पर चर्चा करेंगे। यहां कुछ दिलचस्प बातें हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि हम दूसरे हिस्से पर जाएं, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जरूर इस एपिसोड के नीचे कोई भी अपनी टिप्पणी लिखें। ये YouTube पर कंटेंट को बढ़ावा देने में मदद करेगा। मैं इसके लिए आपका बहुत आभारी रहूंगा। इसके अलावा दोस्तों, मैंने तथाकथित बंद क्लब पेची इनसाइड शुरू किया है। ये एक अलग टेलीग्राम चैनल है जहां सिर्फ मेरे पेट्रियन सब्सक्राइबर शामिल हो सकते हैं और हम विभिन्न विषयों पर चर्चा करते हैं। मैं आपके सवालों के जवाब भी देता हूं। इसके अलावा मैं आपके साथ मिलकर सलाह मशविरा करता हूं कि अगले एपिसोड के लिए कौन सा विषय लिया जाए। कुल मिलाकर अगर आप ऐसे बंद क्लब में शामिल होना चाहते हैं और वहां मेरे साथ मिलकर अलग अलग खबरें, अलग अलग विषयों पर चर्चा करना चाहते हैं, तो पेट्रियन पर सब्सक्राइब करें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है और वहां आपको उसी बंद टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा जहां आप इस YouTube चैनल के कंटेंट बनाने में शामिल हो सकते हैं। अगर आप सिर्फ एक बार इस YouTube चैनल को आर्थिक रूप से सपोर्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसके लिए भी डिटेल्स और तरीके दिए गए हैं। इसके लिए मैं आपका आभारी रहूंगा। मेरी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स इंस्टाग्राम, टिकटॉक, फेसबुक और खुले टेलीग्राम चैनल फॉलो करें। सभी लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने साफ तौर पर माना कि यूक्रेन का लक्ष्य इस सर्दी तक मोर्चे पर युद्ध विराम हासिल करना है और इसी वजह से रूस पर हर तरफ से, हर मोर्चे से दबाव बढ़ाना जरूरी है। और आज क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि यूरोपीय संघ के देश बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं अगर वे सोचते हैं कि रूस के साथ संवाद ताकत के दम पर करना चाहिए।
ये बयान हमारे लिए यूरोपीय कूटनीति को पूरी तरह उजागर करता है और ये भी दिखाता है कि इस महीने यूरोप में किन बातों पर सहमति बनी थी। और ये सब इस बात पर खत्म हुआ कि ट्रंप के साथ सब कुछ सहमति से हुआ। ट्रंप ने इसका समर्थन किया और आगे मैं आपको जानकारी दूंगा कि मॉस्को इस सब पर कैसे प्रतिक्रिया दे रहा है। तो पेस्कोव ऐसा बयान देते हैं, ये सबसे बड़ी गलती है। ये उनकी अयोग्यता, गलत जानकारी या मूर्खता से निकलती है, ये हम नहीं जानते, लेकिन ये एक तथ्य है। यूरोप को वार्ता के लिए असली हालात, खासकर यूक्रेन संघर्ष समझना जरूरी है। कीव बहुत ही मुश्किल हालात में है, लेकिन फिर भी वो उसी नीति पर कायम है जो बातचीत की ओर नहीं जाती। इसके साथ ही क्रेमलिन के प्रेस सचिव ने कहा कि आक्रांता देश यानी रूस के साथ ताकत के दम पर बातचीत करना कथित तौर पर किसी नतीजे पर नहीं पहुंचता। और उन्होंने यूक्रेन में लक्ष्यों पर नए हमलों की भी घोषणा की। उन्होंने कहा, हम यूक्रेन के आम नागरिकों वाले शहरों पर हमले तेज करेंगे। इसी समय पेस्कोव ने जोर देकर कहा कि रूस कथित तौर पर शांति वार्ता के लिए तैयार है और यह भी बताया कि रूसी तानाशाह ने कई बार मॉस्को की संवाद के लिए तत्परता की घोषणा की है। और यूक्रेन पर हमले तेज करने की धमकी रूसी संघ के विदेश मंत्रालय के प्रमुख सर्गेई लावरोव ने भी दी है। लावरोव ने कहा कि यूरोपीय देशों ने रूस के सामने यूक्रेन को लेकर खुला और सख्त अल्टीमेटम रखा है, जिसमें मॉस्को को मौजूदा मोर्चे की रेखा पर तुरंत युद्ध विराम के लिए सहमत होने और शांति वार्ता शुरू करने का प्रस्ताव दिया गया है। और सबसे जरूरी है, कीव को हुए नुकसान की भरपाई करनी होगी। हैरानी की बात है कि ईरानी मॉडल या डोनाल्ड ट्रंप की ईरान डील हमारे लिए मददगार हो सकती है, क्योंकि उसमें वही चीजें हैं जो यहां पेश की गई हैं, जो यूरोप, रूस और यूक्रेन युद्ध समाप्त करने के लिए प्रस्तावित कर रहे हैं। लावरोव के अनुसार यूरोपीय देश जल्द से जल्द युद्ध विराम की कोशिश कर रहे हैं। आगे मैं एक बड़ा उदाहरण देता हूं जिससे यूक्रेन की सेनाओं के पतन को रोका जा सके, संघर्ष को उसके मूल कारणों को दूर किए बिना ठंडे बस्ते में डाला जा सके और यूक्रेन में सैन्य दल तैनात किए जा सकें। एकीकृत यूरोप विस्तार का सपना देखता रहता है, जानबूझकर यूक्रेन को अपने अधीन करने की कोशिश कर रहा है। यूक्रेन मोल्दोवा और आर्मेनिया को अपनी कक्षा में खींचा जा रहा है। यूक्रेन को भविष्य की एकीकृत यूरोपीय सशस्त्र सेनाओं की आक्रमणकारी ताकत के रूप में देखा जा रहा है। ऐसी स्थिति वैश्विक सुरक्षा के लिए गंभीर जोखिम पैदा करती है, क्योंकि नाटो और रूस के बीच सीधा टकराव जल्दी ही परमाणु हमलों के आदान प्रदान में बदल सकता है, जिसके विनाशकारी परिणाम होंगे। तो कुल मिलाकर रूसवासी एक बार फिर परमाणु हथियार से हमले की धमकियों पर आ गए हैं। लावरोव ने यह भी उल्लेख किया कि यूरोप में सुरक्षा की जो पुरानी व्यवस्था दशकों से बनाई जा रही थी, उसे यूरोपीय नेताओं ने ही नष्ट कर दिया। उनका कहना है कि इसके लिए वही जिम्मेदार हैं। नहीं, आप ऐसा मत सोचिए, यूरोप एक संयुक्त बड़ी यूरोपीय सेना बनाने के बारे में सोच रहा है। नहीं, रूस द्वारा ये जंगली देश यूक्रेन के खिलाफ पूर्ण पैमाने पर खूनी और बिना किसी उकसावे के युद्ध शुरू करने के बाद नहीं, इसके बाद नहीं। आप रूस के बारे में मत सोचिए, क्या यूरोप के पास कोई वजह नहीं थी? देखिए, लावरोव ऐसे ही तर्क देने की कोशिश कर रहे हैं, यानी वे अब सब कुछ पूरी तरह उल्टा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये तो यूरोप खुद ही बहुत पहले से इसकी योजना बना रहा था। यूरोप ही यूक्रेन को रूस के खिलाफ एक आक्रमणकारी ताकत की तरह इस्तेमाल करना चाहता था और इसी वजह से यूरोप यूक्रेन को हथियारों से लैस कर रहा है। मैंने रूसियों के लिए ये बात स्पष्ट की कि यूक्रेन वासी एक समझदार राष्ट्र हैं, वे ये सब अच्छी तरह से समझते हैं। रूसियों के लिए जो थोड़े मंद बुद्धि और असभ्य लोग हैं, मैं ये बताना चाहता हूं कि देखिए, 2014 से पहले यूरोप रूस से गैस, तेल खरीदता था, व्यापार करता था। एंगेला मर्केल जाती थीं, व्लादिमीर पुतिन से गले मिलती थीं, सब ठीक था। 2014 के बाद जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया क्रीमिया और डोनबास में, तब यूरोप ने रूस से दूरी बनाना शुरू कर दिया। 2022 के बाद जब व्लादिमीर पुतिन ने यूरोप में खूनी और पूर्ण पैमाने पर युद्ध शुरू किया, तब यूरोप ने सोचना शुरू किया कि सुनो, अब इन गंदे रूसियों को, जैसा कहते हैं, दांत दिखाने की जरूरत है। हमें हथियार जुटाने चाहिए, हमें बड़े युद्ध के लिए तैयार होना चाहिए, हमें रक्षा को मजबूत करना चाहिए, हमें विशाल सेना बनानी चाहिए, हमें सैन्य औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ाना चाहिए, हमें सब कुछ करना चाहिए ताकि ये रूसी यूरोप की तरफ देखने से भी डरें। आपको ऐसा कारण परिणाम संबंध कैसा लगा?
इसके बाद लावरोव ने सभी यूरेशियाई देशों के लिए खुली एक साझा महाद्वीपीय सुरक्षा संरचना के निर्माण का आह्वान किया जो आधुनिक समय की बहुध्रुवीय वास्तविकताओं को दर्शाती हो। मतलब ये है कि रूस को भी अपनी प्रभाव क्षेत्र रखने दीजिए। मतलब यूरोप और आर्मीनिया अचानक क्यों रिश्ते बना रहे हैं? ये हमारा इलाका है। यूरोप यूक्रेन और मोल्दोवा से रिश्ते क्यों बना रहा है? मॉस्को कहता है ये हमारी जमीन है, यहां मत आना। यही रूस वाले पेश करते हैं जब वे बहुध्रुवीय दुनिया की बात करते हैं। यहां साफ है कि यूरोप ने क्रेमलिन पर अल्टीमेटम से दबाव बढ़ाना शुरू किया है। इकोनॉमिस्ट लिखता है कि यूक्रेन, अमेरिका और यूरोप ने कहा है कि यूक्रेन में शांति समझौते का प्रस्ताव एक चरणबद्ध योजना शामिल कर सकता है। संभव है वैसा ही जैसा डोनाल्ड ट्रंप ने अभी अभी ईरान के साथ तय किया है। इकोनॉमिस्ट के अनुसार रूस की सेना मोर्चे पर असफल हो रही है, चाहे व्लादिमीर पुतिन कुछ भी कहें। और यूक्रेन द्वारा रूस पर ड्रोन हमलों, उसकी आपूर्ति लाइनों और खुद रूस के ठिकानों पर किए गए सफल हमलों ने डोनाल्ड ट्रंप का रूसी यूक्रेनी युद्ध की दिशा के प्रति नजरिया बदलना शुरू कर दिया है। कीव और उसकी टीम के प्रतिनिधि अभी रोजाना इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि रूस को वार्ता की मेज पर कैसे लाया जाए। रूस की जमीन पर बड़े हमलों को तेज करना क्रेमलिन पर दबाव डालने का एक तरीका है जिसे यूरोप और अमेरिका दोनों ने समर्थन दिया है। यूक्रेन युद्ध खत्म करने के विकल्पों में एक है कि 2 महीनों में 2 चरणों में युद्ध समाप्त हो। ये दोनों चरण लगभग उस समझौते जैसे हैं जो अमेरिका और ईरान ने किया था। सबसे पहले मौजूदा फ्रंट लाइन के साथ साथ दोनों ओर 50 से 70 किलोमीटर अंदर तक युद्ध विराम की उम्मीद की जाती है। यानी शर्त के तौर पर सबसे पहले ऐसी एक जोन बनाई जाएगी, चलिए ऐसे कहें, जो फ्रंट लाइन के साथ 100 किलोमीटर से ज्यादा चौड़ी होगी, जहां गोलाबारी बंद हो जाएगी। फिर अगर ये स्थिर रूप से बना रहता है तो पूर्ण युद्ध विराम और युद्ध समाप्ति के लिए एक व्यापक समझौता किया जाएगा। और द इकोनॉमिस्ट के अनुसार मॉस्को के साथ अनौपचारिक बातचीत फिर से शुरू हो गई है और यहां अंदरूनी जानकारी आई है कि रूस अक्टूबर तक समय खींचना चाहता है ताकि नवंबर के कांग्रेस मध्यावधि चुनावों से पहले डोनाल्ड ट्रंप को आपातकालीन समर्थन देकर बदले में कुछ हासिल किया जा सके। यानी कि क्रेमलिन अक्टूबर के आसपास आंशिक युद्ध विराम पर सहमत हो सकता है, जैसे चुनावों से पहले डोनाल्ड ट्रंप को एक तोहफा, लेकिन बदले में यूक्रेन पर दबाव डालने की मांग करेगा। मॉस्को बार बार कहता है कि वे सिर्फ एनकरेज प्रारूप में बातचीत को तैयार हैं। मतलब यह है कि अगस्त 2025 में अलास्का में हुई बैठक में व्लादिमीर पुतिन ने कथित तौर पर डोनाल्ड ट्रंप के साथ पूरे डोनबास को रूस को सौंपने और उसके नियंत्रण को कानूनी और वास्तविक रूप से मान्यता देने पर सहमति की थी। क्रीमिया और कब्जा किए गए खेरसोन और जापोरिजिया क्षेत्रों पर नियंत्रण। क्या ये सच है और ट्रंप पुतिन ने समझौता किया था? कोई नहीं जानता, लेकिन रूसियों का कहना है कि ऐसी कोई सहमति बनी थी, हालांकि ट्रंप ने इसे सार्वजनिक रूप से खारिज कर दिया है। इस अंक का समापन मैं द इकोनॉमिस्ट पत्रिका के उद्धरण से करूंगा। लेकिन व्हाइट हाउस में माहौल बदल रहा है, जिसके मालिक ने पिछले साल कहा था कि व्लादिमीर जेलेंस्की के पास युद्ध जारी रखने के लिए उसके हाथ में कोई पत्ता नहीं है। वॉशिंगटन में 2 यूक्रेनी दृष्टिकोण जड़ पकड़ने लगे हैं कि रूस पर भरोसा नहीं किया जा सकता और कि यूक्रेन विजेता है, हारने वाला नहीं। इसका प्रमाण 18 जून की सुबह मॉस्को के कपोतनया तेल रिफाइनरी पर यूक्रेन का सफल हमला है, जब फ्रांस के एवियन में G7 नेताओं का शिखर सम्मेलन समाप्त हो रहा था और सभी, जिनमें डोनाल्ड ट्रंप भी शामिल हैं, G7 शिखर सम्मेलन के प्रतिभागी इन जलती हुई मॉस्को की तस्वीरों को देख रहे थे। यहां मैं विराम लगाता हूं। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी राय कमेंट्स में लिखें, लाइक करें और कमेंट्स में बताएं कि आपको इस YouTube चैनल पर इस तरह के एपिसोड का फॉर्मेट कैसा लगा। मैं आगे इस चैनल की संपादकीय नीति को थोड़ा अलग तरीके से बनाना चाहता हूं। अब 4-5 की बजाय दिन में 2-3 बड़े एपिसोड होंगे और छोटे छोटे एपिसोड्स हर एक अलग विषय पर होंगे। कुल मिलाकर इस फॉर्मेट के बारे में अपनी राय जरूर लिखें। और एक बार फिर से अनुरोध करता हूं, अगर आप इस YouTube चैनल के काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप जानते हैं क्या करना है। सभी लिंक और डिटेल्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हैं। बस इतना ही। अपना ख्याल रखें। सबको अलविदा।